जय श्री राम बच्चों। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को बच्चों मैग्नेट के बारे में बेसिक चीजें सारी बता दी थी और इसके अलावा मैंने तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी बता दिया था। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वीक मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन सब की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली थी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म के अंदर भी कूलम्ब्स लॉ फॉलो होता है। मान के चलो बच्चों, दो अलग अलग मैग्नेट के दो अलग अलग पोल्स हैं। जैसे एक ही हर बार मैग्नेट के अंदर दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। पर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं दो अलग अलग मैग्नेट के अलग अलग पोल। जैसे ये एक अलग मैग्नेट है और ये एक अलग मैग्नेट है। ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका नॉर्थ है, साउथ है, जो भी है वो तो रिपल्शन हो जाएगा। अगर ऑपोजिट हुए तो अट्रैक्शन हो जाएगा। सही है। इसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो कुछ और है और इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कुछ और है। तो इनके बीच में जो भी लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन वो कितना लगेगा। बात समझ में आ गई? मतलब कि लेट देयर आर टू magnetic poles of same pole strength। अभी मैंने यहाँ पे अलग अलग अज्यूम किया था और मैं इसको सेम मान लेता हूँ, या अलग अलग भी ले सकते हो, ज्यादा बेटर रहेगा। और डिफरेंट पोल स्ट्रेंथ then the force of attraction or repulsion between them कितना होगा बच्चों उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन। क्योंकि यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ लग रहा है तो दिमाग लगाओ। that force of attraction or repulsion between them is directly proportional to the product of magnetic strength of poles and inversely proportional to the square of the distance between two poles। distance between two poles। अब ये जो दो पोल्स है ना वो सेम मैग्नेट के भी हो सकते हैं, दो अलग अलग मैग्नेट के भी हो सकते हैं। उनकी पोल स्ट्रेंथ सेम भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। उनकी पोलैरिटी सेम भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। मतलब समझ में आया भाई? पोलैरिटी अगर सेम है तो रिपल्शन होगा, पोलैरिटी ऑपोजिट है, साउथ नॉर्थ है तो अट्रैक्शन होगा। समझ में आ गया? तो बच्चों यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? m1 into m2। m1 m2 जानते हो ना क्या? मास, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल फर्स्ट, and this force is inversely proportional to square of the distance between the two poles। तो अगर मैं इन दो इक्वेशन को कंबाइन कर दूं तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 into m2 अपॉन r स्क्वायर। और बच्चों प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाओगे तो क्या लग जाएगा? k m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहां तक सबको सब समझ में आ गया? अब सवाल ये है कि यहाँ पर k की वैल्यू क्या है? What is k? k is the constant of proportionality। constant of proportionality। और k की वैल्यू बच्चों अगर पुट करोगे तो ये बन जाएगा, k की वैल्यू कितनी है बच्चों? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इसके ऐसा यूनिट पता है किसी को? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की ऐसा यूनिट? अरे पिछले चैप्टर में बताया था ना, वेबर
पर मीटर पर एम्पियर। याद है कि भूल गए? भूल गए क्या? अच्छा, एक वेबर इज इक्वल टू कितना होता है? टेस्ला मीटर स्क्वायर। वेबर की जगह टेस्ला मीटर स्क्वायर डालो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई विच इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 7। तो वेबर की जगह टेस्ला मीटर स्क्वायर डालोगे तो क्या आ जाएगा? टेस्ला मीटर स्क्वायर पर मीटर पर एम्पियर। कितना हो गया? टेस्ला मीटर पर एम्पियर। यही है ना? अरे सही है कि गलत है? याद ही नहीं है कुछ? अरे पिछले चैप्टर में पहला टॉपिक क्या था? बायोट-सेवर्ट लॉ था ना? डीवी का फॉर्मूला क्या था? जल्दी बोलो। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सही है, ये हमारा के हो गया। तो के की ऐसा यूनिट क्या हो गई? डीबी इंटू आर स्क्वायर अपॉन आई डीएल। चेक करो, डीबी का हो गया टेस्ला, आर स्क्वायर का हो गया मीटर स्क्वायर, अपॉन में आई का हो गया एम्पेयर, डीएल का हो गया मीटर। मीटर से 1 मीटर गया, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। सही तो है? तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर ही तो आ रही के की यूनिट। के की यूनिट वहां से ये आई थी ना। और एक वेबर टेस्ला मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो जैसे ही आप टेस्ला मीटर स्क्वायर की जगह पुट करोगे वैल्यू, तो आपके पास वेबर पर एम्पियर पर मीटर आ जाएगा। अरे भाई बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? पक्का? चले आगे। ये खाली चेक करने के लिए सॉल्व किया था, वरना इसकी जरूरत नहीं थी। आपको के की वैल्यू वैसे भी आनी चाहिए। बच्चों के की वैल्यू क्या है? 10 पावर माइनस 7 यूनिट है ना टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अब बच्चों चेक करो, फोर्स का फॉर्मूला कितना हो गया? फोर्स हमारे पास आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाई बाय m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी बच्चों? न्यूटन, क्योंकि ये फोर्स है। क्लियर हो गया? अच्छा, म्यू नॉट यहां पर क्या है बच्चों? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। समझ में आ रहा है? तो ये वैल्यू के की म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आप तब लोगे जब एयर या वैक्यूम की बात की जा रही होगी। ये तो मैंने बताया ही नहीं। तो एयर या वैक्यूम के केस में म्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7 इन एयर और वैक्यूम। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? याद रहेगा? तो फोर्स का फॉर्मूला ये हो जाएगा, और ये यूनिट आपको याद रखनी है एटलीस्ट के लिए। ठीक है? और ये वाला रिलेशन भी आपको हमेशा याद रखना है। चले आगे बच्चों, यहीं से क्वेश्चन और तैयार हो जाता है। डिफाइन द मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ यूनिट। मतलब जो पोल स्ट्रेंथ है ना, जिसको हम लोग m1 और m2 बोल रहे थे, उसकी यूनिट क्या होगी? उसकी यूनिट यहीं से निकल कर आएगी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर बच्चों फोर्स का फॉर्मूला क्या था? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों मान लो इसी फॉर्मूले में f की वैल्यू में 10 पावर माइनस 7 ले लूं, m1 और m2 को बराबर ले लूं और उसको m बोल दूं, और r की वैल्यू भी 1 मीटर ले लूं, और ये सारी वैल्यूज में पुट कर दूं इस इक्वेशन में, तो क्या होगा? चेक करो। 10 पावर माइनस 7, यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जगह अगेन 10 पावर माइनस 7। देखो फोर्स तो 10 पावर माइनस 7 लिया है ना मैंने, तो यहाँ पुट कर दिया। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू ये रही। m1 इंटू m2 कितना हो जाएगा बच्चों? क्योंकि दोनों बराबर हैं m के, m इंटू m स्क्वायर और अपॉन 1 स्क्वायर। तो जरा चेक करना बच्चों, ये तो कट जाएगा, m स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तो m की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई बच्चों? प्लस माइनस 1। और तुम्हें इसकी यूनिट भी याद रखनी है। इसकी यूनिट होती है बच्चों एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर। कब पॉज किया था? तो बच्चों इसकी यूनिट है एम्पियर मीटर, याद रहेगा? तो अगर मैं तुम लोगों से कहूं कि डिफाइन 1 एम्पियर मीटर, तो क्या बोलोगे? डिफाइन 1 एम्पियर मीटर। मतलब एक्चुअली मुझे यहां पर ना यही लिखना चाहिए था, डिफाइन द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। तो 1 एम्पियर मीटर
किसी मैग्नेट के पोल की वो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है जो अपने ही जैसे सेम टू सेम एक और मैग्नेटिक पोल को, जो कि सेम स्ट्रेंथ का होना चाहिए, इतने फोर्स से रिपेल कर रहा हो जब 1 मीटर की दूरी पर रखा हो। हाँ या ना? हाँ या ना? यानी कि 1 एम्पियर मीटर is the magnetic strength of a pole which repels the same pole of same polarity and magnetic strength by a force of 10 power minus 7 Newton when placed 1 meter apart in vacuum। समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ रहा है बच्चों? एम्पियर मीटर इसकी यूनिट क्यों है आप चेक कर लेना। इसकी यूनिट डालना न्यूटन, इसकी डालना टेस्ला मीटर पर एम्पियर, और इसका मीटर स्क्वायर सॉल्व कर लेना, एम्पियर मीटर आ जाएगा आपके पास। क्लियर हो गया? तो पोल स्ट्रेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर मीटर। चले आगे, कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आ गया? बच्चों एक छोटा सा टॉपिक है, मुझे लगता है मैं लास्ट चैप्टर में समझा चुका हूं तुम लोगों को। टॉपिक का नाम है डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। बच्चों जैसे मान के चलो ये करंट कैरिंग कॉइल है, समझ पा रहे हो? ये करंट कैरिंग कॉइल है जिसमें करंट इधर जा रहा है और उधर से घूम के वापस आ रहा है, ऐसे। तो बच्चों चेक करो इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा होगा। राइट हैंड थंब रूल लगाओ, सेंटर से ऊपर की तरफ जा रहा है, सेंटर से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ जा रहा है। सही है गलत? तो चेक करो, यहां पे नॉर्थ, यहां पे साउथ पोल बनेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? समझ पा रहे हो? तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा? तो ये मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में समझाया था, मतलब लास्ट चैप्टर में। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाय करंट मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो मान लो इस कॉइल का एरिया A है, तो यहां पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? N इंटू I इंटू A। अरे याद है कि भूल गए? और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। बच्चों वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? डायरेक्शन है ना इसमें, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में है ना इसकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। अरे तुम लोग भूल गए क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट याद है? Q इंटू 2A, चैप्टर 1 फिजिक्स। तो उसमें भी तो उसकी डायरेक्शन थी ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी था। तो इसीलिए यहाँ पर भी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी वैल्यू है N इंटू I इंटू A। ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया है, तो इसीलिए इसको मैं यहीं पे ओवर कर रहा हूँ। इसका भी यूज होने वाला है नेक्स्ट डेरिवेशन में, इसलिए मैंने समझाया। कोई दिक्कत? तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। बच्चों मैं जो भी बोलूंगा जरा ध्यान से सुनना और उसको थोड़ा फील भी करना, महसूस करना, तब आपको समझ में आएगा। पहले मुझे ये बता दो कि जो बार मैग्नेट होती है या होता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड और एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड क्या एकदम सेम टू सेम नहीं होता? होता है। इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल सेम होता है। इसके भी एक एंड पे नॉर्थ पोल और दूसरे एंड पे साउथ पोल बनता है, इसमें भी बनता है। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होती है,
इसमें भी होती है। इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और ऐसे बनता है, चेक करो, इसका भी ऐसा ही बनता है। तो भैया दिक्कत क्या है, फर्क क्या है इन दोनों में? फर्क बस यही तो है कि ये नेचुरल है, नेचुरल मैग्नेट है, हमेशा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता रहेगा। ये कॉपर वायर से बनाकर, वायर को लपेट लपेट कर कॉइल को बनाया गया है, और तो और उसमें हमें करंट भी पास करना पड़ेगा, क्योंकि आप करंट पास नहीं करोगे तो फिर ये मैग्नेटिक फील्ड शो नहीं करेगा। यही तो फर्क है। तो ये अच्छा है कि ये अच्छा है? ये अच्छा है, क्योंकि आप इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग करंट पास करा के स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना सकते हो। इसको आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो? नहीं। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा सकते हो? इसमें बढ़ा सकते हो? नहीं। इसके अंदर कोई आयरन बार डाल के उसको मैग्नेटाइज कर सकते हो? इसमें कर सकते हो? नहीं। इसको आप, ये वक्त के साथ वीक हो जाएगा, ये जब आपको जरूरत है तब करंट पास करो, जब नहीं है मत करो। समझ गए कि नहीं? हालांकि हम यहाँ फर्क अभी नहीं पढ़ रहे हैं इन दोनों में क्या है, हम बस पढ़ रहे हैं कि बार मैग्नेट एज ए इक्विवेलेंट सॉलिनॉइड। तो बच्चों हमने क्या करा, हमने एक करंट कैरिंग सॉलिनॉइड लिया और उसकी वजह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने वाले हैं उसके एक्सिस से दूर कहीं किसी एक पॉइंट पे। फॉर एग्जांपल देखो बच्चों, इमेजिन करो ये एक सॉलिनॉइड है, समझ में आ रहा है? ये एक सॉलिनॉइड है और इसके अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ऐसे ऐसे करके पास 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 पास। मैं ये सारे अगर बनाने बैठ गया ना तो बच्चों आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हो? इसके अंदर ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये इसका सेंटर है, तो यहां से लेकर यहां तक इसकी टोटल लेंथ कितनी हो गई बच्चों सॉलिनॉइड की? 2L। समझ में आ गया? इस सोलेनॉइड का एक्सिस कहां पर है बच्चों? ये जो मैंने बनाया, सही है। इसी एक्सिस पर आगे जाकर मुझे किसी पॉइंट P पर क्या फाइंड करना है? मैग्नेटिक फील्ड। भाई करंट कैरिंग सोलेनॉइड क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो मुझे उस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। समझ गए बच्चों? इस सेंटर से यहां की दूरी कितनी है? मान लेते हैं R है। कोई दिक्कत? बच्चों मान लो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको हम A मान लेते हैं, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों अब इस पूरे सोलेनॉइड की वजह से इस P पॉइंट पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इकट्ठा एक ही बार में पूरा निकाल लोगे? नहीं निकाल पाओगे। तो आप पहले छोटा सा एक इसमें से कट लोगे, छोटा सा पीस काटोगे। तो मैंने इसमें एक छोटा सा सोलेनॉइड का पार्ट काट लिया, ये रहा, बहुत पतला सा है। इसकी थिकनेस है बच्चों dx। समझ में आ रहा है? और ये इस सेंटर O से कितना दूर है बच्चों? x डिस्टेंस की दूरी पर है। ये भी समझ में आ गया। अब अगर मैं इस छोटी सी पतले से सोलेनॉइड के पार्ट को जो मैंने काटा है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये मुझे एक कॉइल की तरह नजर आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? जिन बच्चों को मेरी बातें समझ में नहीं आ रही हैं वो उनको मैं दोबारा समझा देता हूं, एक बार और फिर से सुन लो। जो जो बातें मैं बता रहा हूं उनको ध्यान में रख लो। बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक फील्ड सेम टू सेम होगा। समझ गए? अभी बना के दिखाया था, फर्क समझाए थे। हमने एक ऐसा सोलेनॉइड ले लिया जिसकी लेंथ है 2L और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं और उसकी वजह से मुझे P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। यानी कहां पे फाइंड करना है? टॉपिक एक तरीके से ये हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड at any point on its axis। समझ में आ गया? अब आप चेक करो यहां पर बच्चों 2L क्या है? लेंथ ऑफ
सॉलिनॉइड, x क्या है, डिस्टेंस ऑफ करंट एलिमेंट फ्रॉम O, dx क्या है, थिकनेस ऑफ करंट एलिमेंट या करंट कैरिंग कॉइल, r क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ सोलिनॉइड फ्रॉम P, I क्या है, करंट पासिंग थ्रू सोलिनॉइड, A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सोलिनॉइड। और कोई टर्म जो रह गया हो? हाँ, बहुत सारी चीजें भी रह गई बच्चों। स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं, कोई गिनती नहीं। तो अगर मैं ये कहूं कि पर यूनिट लेंथ जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो है n, कोई दिक्कत? बच्चों अगर मैं n का मल्टीप्लाई dx से कर दूं तो क्या आ जाएगा? n का मल्टीप्लाई अगर मैं इस dx से कर दूं तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ टर्न्स इन करंट कैरिंग कॉइल, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स इन स्मॉल करंट एलिमेंट। ये जो आपने थिकनेस इतनी पतली सी काटी है ना, उसके अंदर भी तो बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। कितने होंगे? n इंटू डी एक्स। और अगर मैं n का मल्टीप्लाई 2l से कर दूं तो क्या होगा बच्चों? तो मेरे पास सीधा सीधा पूरे के पूरे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे पूरे सॉलिनॉइड के। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? क्योंकि अब देखो मैं ये वाला पार्ट इरेज करने जा रहा हूं, ये सारे टर्म्स पहले अच्छे से समझ लो। समझ में आ गया? समझ में आ गया? इरेज कर दूं बच्चों? अब बच्चों मुझे ये बताओ, इस पूरे सोलेनॉइड की वजह से P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इकट्ठा एक बार में निकाल लोगे? नहीं। तो इसीलिए हमने क्या करा, हमने एक छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट इसमें से काट लिया। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो ये आपको ऐसा नजर आएगा। आएगा? इसमें से ये जो आपने इसकी जो थिकनेस काटी है इसको बाहर निकालोगे तो ये आपको रिंग ऐसी नजर आएगी या नहीं आएगी? और इसी के एक्सिस पे P पॉइंट आपको यहाँ पे नजर आएगा या नहीं आएगा? पक्की बात है। तो आप चेक करो, एक पतली सी करंट कैरिंग कॉइल की वजह से तो आप P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर ही सकते हो। पूरे सोलेनॉइड की वजह से इकट्ठा नहीं कर सकते, पर इस छोटा सा जो मैंने एलिमेंट काटा है यहाँ पे, इस कॉइल की वजह से P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड तो निकाल सकते हो ना? कितना होगा बोलो? ये तो डिराइव कर चुके हो ना पिछले चैप्टर में। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट dx कितना होगा बच्चों? इसको टोटल मैग्नेटिक फील्ड बोलोगे या dv? dv बोलेंगे। क्या फॉर्मूला था बताओ? म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो r माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। और इस पूरे में मल्टीप्लाई भी होगा बच्चों n इंटू डी एक्स।
कितने बच्चों को ये फॉर्मूला समझ में नहीं आया? चैप्टर 4 में, इसके पिछले चैप्टर में मैंने तुम लोगों को ये समझाया था कि एक करंट कैरिंग कॉइल की वजह से उसी के एक्सिस पर पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं। उसका फॉर्मूला यही था, याद करो। अब यहाँ पर मैंने n इंटू डी एक्स क्यों करा बच्चों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई करोगे और इस थिकनेस के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? n इंटू डी एक्स। तो बताओ दिक्कत क्या है? आ गया समझ में? अब बच्चों चेक करो, सोलेनॉइड जो होती है ना, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत ज्यादा नहीं लेते हैं, पतला होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेकिन लेंथ होती है ज्यादा। हाँ या ना? तो कहने का मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि R बड़ा है कंपैरिजन टू A, R बड़ा है कंपैरिजन टू X। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? R A से काफी बड़ा है और R X से भी बड़ा है। बच्चों A यहाँ पर क्या है? ये जो सोलेनॉइड है इसका रेडियस है, ठीक है। मैंने इसको काफी देर से एरिया बोल रहा हूं, पर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो पाई a स्क्वायर होगा, क्योंकि a इसका रेडियस है। समझ में आ गया ना? चैप्टर 4 में हमने जब पढ़ा था ये फॉर्मूला, तो a यहाँ पर क्या था? कॉइल का रेडियस था। अरे भूल गए क्या? ये कॉइल थी, इसके एक्सिस पे p पॉइंट पे आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करता, तो ये r था और यहाँ पर ये क्या था? a। तो ये रेडियस है ना कि एरिया है। इसकी मदद से एरिया निकालोगे तो पाई a स्क्वायर एरिया आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला यही रहेगा। टर्म मैं तब से गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो a रेडियस ऑफ सोलेनॉइड है, तो r a से भी बड़ा है, x से भी बड़ा है। तो आप चेक करो बच्चों, डिनोमिनेटर वाला पार्ट क्या चेंज होके बन जाएगा? dv इज इक्वल टू म्यू नॉट i a स्क्वायर अपॉन, चेक करो बच्चों, ये r स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये नेगलेक्ट हो जाएगा, स्क्वायर से वो कट जाएगा 2r³ और इंटू n इंटू डी एक्स। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? लेकिन बच्चों ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड तो है नहीं, ये तो dv है। dv का मतलब क्या हुआ? स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट कैरिंग कॉइल। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे बच्चों? टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, यानी B फाइंड करने के लिए आपको dB का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, यानी इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। करो, कैसे करोगे? इंटीग्रेशन करते टाइम कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, n म्यू नॉट i a स्क्वायर अपॉन 2r³। इंटीग्रेशन होगा खाली dx का -l से लेकर l तक, या फिर वैसे भी दिमाग लगा लो, dx का इंटीग्रेशन करोगे तो टोटल लेंथ आ जाएगी 2l आ जाएगा, और 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट करोगे तब भी 2l ही आएगा। तो यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया? n टाइम्स ऑफ म्यू नॉट i a स्क्वायर इंटू 2l अपॉन 2r³। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। समझ में आ गया यहाँ तक? चले आगे। अब बच्चों एक बात पे और ध्यान दो, जरा इधर आ जाओ साइड में, इधर देखो साइड में। मैंने तुम्हें बताया था मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल क्या होता है? n इंटू आई इंटू ए। ये डेरिवेशन स्टार्ट कराने से पहले मैंने तुम्हें एक छोटा सा टॉपिक समझाया था बोर्ड पे कि अगर एक कोई करंट कैरिंग कॉइल है ऐसे, इसमें करंट इधर जा रहा है और इधर आ रहा है, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जो भी बनेगा उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है n इंटू आई इंटू ए। आया ना? आया ना? तो यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा। चेक करो, यहां पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट इंटू एरिया। सही है गलत? तो बच्चों इस देखो, यहाँ पर तो एक कॉइल है, उसका फॉर्मूला ये है। यहाँ तो बहुत सारी कॉइल हो गई ना इसके अंदर, पूरे सोलेनॉइड के अंदर। तो चेक करो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए बच्चों? n इंटू 2l। हाँ या ना? पूरे में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए? n इंटू 2l। करंट कितना हो गया? I, और एरिया क्या हो गया बच्चों? पाई a स्क्वायर। यानी जहां भी मुझे ये पूरा दिख जाएगा वहां पर मैं कैपिटल M पुट कर दूंगा। हाँ या ना?
समझ में आ गया। अब आप चेक करो 2l ये रहा, n ये रहा, i ये रहा, पाई a स्क्वायर ये रहा, पाई की कमी है तो पाई मैंने ऊपर भी लगा दिया और नीचे भी डाल दिया, कोई दिक्कत? तो चेक करो ये फॉर्मूला क्या बन गया मैग्नेटिक फील्ड का, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाई बाय, इस पूरे की जगह m आ जाएगा, m अपॉन आर क्यूब, और बेहतर होगा इसको आप 4 पाई बना दो तो यार 2m अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड at any point on the axis of current carrying solenoid is this, and in terms of magnetic dipole moment it will become this, और इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों? टेस्ला। कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर 5 में हमारे टाइम पे बहुत चीजें हुआ करती थी, सीबीएसई ने वो सारी चीजें काट दी हैं सिलेबस से। अब जो बचा है वो सारा क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट बचा है, उसमें भी डेरिवेशन वाला पार्ट सिर्फ यही एक टॉपिक बचा है ढंग का। समझ में आ गया? तो ये अच्छे से समझ लेना, पढ़ लेना, लिख लेना, ड्रॉ कर लेना, याद कर लेना, और किसी प्रकार की कोई गलती इसमें करने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ये क्लियर हो गया बच्चों? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।